जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वान ने उस विलेज में एक काफी बड़ा मैंसन तैयार कर लिया था, जो देखकर वहाँ के विलेजर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने लिए घर की मांग रख दी थी, जिसकी वजह से उसे मजबूरन उन सब के लिए नए घर बनाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि वान ने वहाँ पर एक बाथ हाउस भी तैयार कर दिया था, जिसमें उन लोगों ने नहाकर काफी मजे किए। पर अगली सुबह उनको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि उन्हें विलेज के चारों तरफ एक खाई खोदनी है, ताकि वो उस खाई में नदी का पानी भर सके, जिसकी वजह से विलेज मॉन्स्टर के खतरे से कुछ हद तक बच जाएगा। साथ ही साथ अब उन्हें पानी लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में वान ने वहाँ पर काफी बड़े बड़े क्रॉसबो तैयार कर दिए थे। इससे क्या होगा कि मॉन्स्टर उनके करीब आने से पहले ही मारे जाएंगे। ये सब काम करने के बाद वान को अब काफी ज्यादा भूख लगने लगी थी, पर जब वो खाना खा रहा था तो उसे मालूम पड़ता है कि राशन धीरे धीरे खत्म होने वाला है और उनके पास बेचने के लिए कुछ बढ़िया चीज अभी तक नहीं है। लेकिन उस विलेज में मर्चेंट आ जाते हैं तो ये समस्या सोल्व हो सकती है, पर उनका आना ना के बराबर है, क्योंकि उनका विलेज इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है और यहाँ मॉन्स्टर का भी खतरा बना रहता है। पर हमें जानने को मिला था कि विलेज के आसपास डंजन हो सकता है, लेकिन इसके कई नुकसान भी है, जिसकी वजह से वान ने अभी तक कुछ तय नहीं किया है। नेक्स्ट सीन में विलेज पर काफी सारे आर्मर लिजर्ड ने अटैक कर दिया था, जो देखकर विलेजर्स काफी ज्यादा पैनिक हो चुके थे। और इस एपिसोड में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था, और वहाँ पर काफी सारे आर्मर लिजर्ड उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे, जो देखकर विलेज के लोग काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। उन सब की ऐसी हालत को देखकर वान सामने की तरफ आते हुए कहा, मैं यहाँ सबके लिए फाइट करूंगा, लेकिन मैं अपनी ताकत से अकेले सबको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज मुझे अपनी पावर दो। चलो हम सब मिलकर इस विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा मोटिवेट होते हुए कह रहे थे, ओ बिल्कुल हम करेंगे और हम साथ मिलकर फाइट करेंगे, साथ ही हम विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे। ये बात सुनकर वान काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अब सब लोग मोर्चा संभालो। जो सुनने के साथ वहाँ के सारे लोग दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिए थे। तभी केम्सन वान की तरफ आते हुए बताता कि औरतों का ग्रुप शिकार पर गया है, इसलिए वे लोग गांव में नहीं है। उसकी इस बात पर वान कहता है कि इस हालात में मेरे को ही सब कुछ संभालना होगा। जो कहने के बाद वो दीवार पर चढ़ने के लिए जाने ही वाला था, पर टिल उसको वहीं पर रोक लेती है। अब ये देखकर वान इसका रीजन पूछता है, पर टिल अपनी आंखों से ही वान को सब कुछ बता देती है। वहाँ के ऐसे हालात को देखकर डी इस मसले के बारे में पूछता है, जिस पर वान बताने लगा, डी मुझे माफ करना, क्या तुम ऊपर जाकर बता सकती हो कि वहाँ पर क्या हो रहा है? मैं यहीं से उतर दूंगा। जिस बात पर एग्री करते हुए डी काफी तेजी से ऊपर जाने के साथ वहाँ के इस खतरनाक नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ वान उनकी गिनती के बारे में पूछ रहा था, जिस पर डी बताता है लगभग 40। उनकी हाइट 8 मीटर है। ये काफी बुरा है। एक्सपीरियंस नाइट के ग्रुप को भी एक आर्मर लिजर्ड को हराने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी। जबकि वान नीचे से ऑर्डर देते हुए कहता है कि डी बैलिस्टा में आयरन बोल्ट को लोड करो। जो सुनने के बाद उसका साथी बोलता है, नॉर्मल वेपन उनके सख्त खाल के खिलाफ काम नहीं करेंगे। जिस बात का जवाब देते हुए डी बताता है, मुझे यह पता है और अब तक कुछ बहुत मुश्किल हालात के बावजूद मैंने अपनी सारी बैटल जीती है, लेकिन अब मैं लॉर्ड वान के ऑर्डर को मानने की कोशिश करना चाहता हूँ। चलो उन बैलिस्टा में आयरन के बोल्ट को लोड करो। जो सब सुनने के साथ उन सब ने एक साथ आयरन बोल्ट को उसमें लोड करने के साथ उनकी तरफ थ्रो कर दिया और वो सीधे जाकर आर्मर लिजर्ड के टकले पर लग जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो गए थे। जो सब देखने के साथ डी हैरान होते हुए कहा, बोल्ट गायब हो गए, हो ही नहीं सकता, और वह सीधे उनके आर पार चले गए, जिसकी वजह से हमने 10 आर्मर लिजर्ड को जान से मार डाला। जबकि वहाँ के लोग इससे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि डी बताना शुरू करता है, तो यह है लॉर्ड वान की क्रिएट की गई बैलिस्टा की असली पावर। क्या बात है। इस पे उसके साथियों का कहना है, लेकिन हमारे पास हर एक के लिए सिर्फ एक आयरन का बोल्ट बचा है और वो फोर्ट्स की दीवारों को गिराने के लिए अभी भी काफी ज्यादा है, इसलिए हमें बोल्ट का इस्तेमाल करना होगा। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर डी काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहा कि एवरीवन रिलोड, फिर फायर। उसके ऑर्डर को सुनने के साथ ही वहाँ की एरो की बौछार आर्मर लिजर्ड की तरफ बढ़ना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से काफी सारे लिजर्ड काफी बुरी तरह से मारे गए। जबकि उसका एक साथी बता रहा था, सेकंड वेव खत्म हो गई है और हमारे पास आयरन के बोल्ट भी खत्म हो गए हैं। सर डी, अगर हमने कुछ नहीं किया तो विलेज काफी बड़े खतरे में पड़ जाएगा। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर वान काफी ज्यादा सोचने के साथ कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं। फिर उसको याद आया कि केम्सन की सोड ने एक ही बार में उस मोटे की स्टील के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये सब याद करने के बाद वो डी को बताता कि लकड़ी के बोल्ट का इस्तेमाल करो। इस बात पर वो दोनों बंदे कह रहे थे वुडन बोल्ट, लेकिन लकड़ी ज्यादा काम नहीं आएगी, वे आर्मर लिजर्ड है, उनकी चमड़ी स्टील जैसी है। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर डी उन्हें वहीं पर रोकने के साथ बताता कि लॉर्ड वान ने पहले ही कई तरह से मेरी उम्मीदों को पार कर दिया है। उन्होंने इस विलेज को डाकुओं से बचाया, फिर इसे बहुत तेजी से डेवलप किया। मैं लॉर्ड वान पर भरोसा कर रहा हूँ, इसलिए लकड़ी के बोल्ट को लोड करो और फायर करने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद उन्होंने फायर कर दिया, जिसकी वजह से काफी सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। अब ये देखकर वो दोनों बंदे कह रहे थे वे अपने ही हेड्स में फंसे हुए हैं और क्या ये काम किया। जबकि डी काफी ज्यादा खुश होने के साथ अपने साथियों को बताता है कि हम फिर से चलते हैं, आज रात लिजर्ड कबाब मेन्यू में है, चलो फायर करो। जो सब सुनने के साथ उन सब ने एक साथ आर्मर लिजर्ड की तरफ अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ के
सारे लिजर्ड का खात्मा हो चुका था। अपनी इस पहली जीत के लिए गांव वाले काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जबकि टील लोड बांध से चिपक चुकी। वहाँ के इस खुशनुमा माहौल को देखकर उस पर्सन का कहना है सभी एनिमी खत्म हो गए हैं और नुकसान की चिंता मत करो, हमारी तरफ से किसी को भी चोट नहीं लगी। साथ ही उसका साथी भी बताता है इसके अलावा हमने सिर्फ कुछ ही बोल्ट का इस्तेमाल किया। उनकी ऐसी बातों को सुनकर टी कहने लगा हमारी विक्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि ये लगभग एंटी क्लाइमेटिक लग रही है। लोड बान बहुत बड़ी हस्ती बनने वाले हैं, जितना मैं सोच भी नहीं सकता उससे भी कहीं ज्यादा बड़े। नेक्स्ट सीन में उन सब ने खाने के हिस्से और जो चीज इस्तेमाल किए जा सकते हैं उन सबको अलग अलग कर दिया था। साथ ही साथ वहाँ पर एक बंदा कह रहा था आंखों और नुकीले दांतों को संभाल कर रखो और तुम आंतों को फेंक सकते हो, लेकिन उनके मैजिक कोर को निकालना मत भूल जाना। जो सुनकर औरतों कहता है इस तरह की कटाई में अक्सर कटाई पूरी होने से पहले ही बॉडी सड़ जाती है। उसकी इस बात पर मोटू बताता है कि लेकिन लोड वान द्वारा बनाए गए इन डैगर की बदौलत हमारा काम झटपट हो जाएगा। उसी वक्त वान वहाँ पर आते के साथ मीट के पहाड़ को देखने के साथ बोला अरे वाह, अब हमारे पास इतना सारा मीट है, इसका मतलब है कि आज रात। फिर हम रात की तरफ आते हैं जहाँ पर वान काफी मजे करते हुए कह रहा था हम एक बड़ी दावत करेंगे और अब आज हमने जो शानदार जीत हासिल की है उसके सम्मान में चीयर्स। जो सब सुनने के साथ ही वहाँ के बंदे चीयर्स करने के बाद दावत को एंजॉय करने लगे थे। दूसरी तरफ विलेज चीफ का कहना है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वह दिन भी देख पाऊंगा जब हम फिर से हंस सकेंगे और अच्छे से खाना का आनंद ले सकेंगे। जिसके जवाब पर वो बंदा बताता है कि तो असल में एक ऐसा नोबल भी है जो मौज मस्ती में शामिल होने से पीछे नहीं हटता। ये बात सुनकर एस्पार्टा कहता है कि फिर भी एक नोबल पर्सन के लिए यह बिहेवियर प्रॉब्लमैटिक माना जा सकता है। जबकि टिल बता रही थी ये सब लोड वान के चार्म का हिस्सा है, जिस बात से केम्सिन भी एग्री था। दूसरी तरफ वान लिजर्ड कबाब का आनंद लेते हुए कहता है कि बाहर से ये कुरकुरा और बढ़िया दिखता है लेकिन अंदर से यह बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी है। इस पे मोटा कहा कि आर्मर लिजर्ड का मीट वाकई स्वादिष्ट होता है ना। जिस पर औरतों का कहना है जब मैंने सुना कि बैलिस्टा के बोल्ट उस चीज से बने हैं जिससे हमारे वेपन बने थे तो सब कुछ समझ में आ गया। औरतों की ऐसी बातों को सुनकर डी वहाँ से गुजर ही रहा होता है पर वो एकदम से रुकने के साथ कहा लोड वान ने तुम सबके लिए तलवारें बनाई थी। अब ये सुनकर वान काफी ज्यादा घबरा गया था। जबकि औरतों बताना शुरू करता है यह बिना किसी रेजिस्टेंस के मॉन्स्टर की हड्डियों को चीर देता है। जबकि प्लूरियल बताते कि ये हल्का पतला और काटने में बहुत बढ़िया है, इससे काफी मदद मिलती है। साथ ही साथ उसका साथ देते हुए मोटू का कहना है और ये दिखने में और शार्पनेस में दोनों में ही कमाल का है। उन तीनों की ऐसी बातों को सुनकर डी वान पर चिल्लाते हुए कह रहा था लोड वान मैं भी एक खरीदूंगा, एक ग्रेट सोर्ड कितने का है। यहाँ तक कि वो दोनों भी टपकते हुए कहने लगे मैं भी एक लॉन्ग सोर्ड और एक शॉर्ट सोर्ड लूंगा, साथ ही मैं भी वही लूंगा। अब ये बात सुनकर वान बीच में फंसने के साथ काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है तुम तीनों ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके बाद मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता, इसलिए जब सामान और विलेज का फाइनेंस ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए नए गियर बना दूंगा। अगले सीन में लिजार्ड कबाब को ग्रिल किया जा रहा था। वहीं की साइड में औरतों का कहना है अगर तुम इन आर्मर लिजार्ड को किसी मर्चेंट को बेचती हो तो तुमको हर एक के लिए लगभग 20 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। हालांकि इस मामले में ज्यादातर मीट खराब हो जाएगा इसलिए उसे और टेलीपोर्ट फीस को घटा दो तो तुमको हर एक के लिए 8 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। ये बात सुनकर वान अपने मन में कहता है कि हमारे पास अभी भी उनमें से 40 हैं तो यह 300 गोल्ड से ज्यादा होगा। जापान में यह लगभग क्या ये 300 मिलियन येन से ज्यादा है। अभी वान सोच कर काफी खुश हो ही रहा था तभी एस्पार्टा उसमें मसाला मारते हुए कहता कि जब कोई विलेज या टाउन 100 से ज्यादा गोल्ड कॉइन कमाता है तो उसे टैक्स के तौर पर 50% मार्क्विस को देना होता है। इस बात की वजह से वान को धचका लग चुका था। साथ ही वो बताता कि और इसे सीक्रेट रखना तो नामुमकिन है ना। जो सुनने के बाद एस्पार्टा बोलता कि तुमने एकदम ठीक कहा, अगर हम ऐसा करते भी हैं तो बेचने पर उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। अब ये सुनकर वान काफी ज्यादा इमोशनल होने के साथ अपने मन में कहता है कि मुझे लगा था कि मुझे 300 मिलियन मिलेंगे लेकिन यह घटकर 150 मिलियन रह गए। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि मेरे डैड को इस विलेज की हालत के बारे में पता चल जाएगा। अगर उन्हें पता चल गया कि इस जगह की कुछ कीमत है तो वह मुझे किसी दूसरे दूर दराज इलाके में भेज देंगे और मैं इस विलेज में अच्छी आरामदायक जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। जबकि स्पार्टा कह रहा था इस बात को सीक्रेट रखना काफी ज्यादा मुश्किल है लेकिन एक चीज है जो हम ट्राई कर सकते हैं, हम इस बात को तुम्हारे बड़े भाई लॉर्ड मर्सिया को बताएंगे। उसकी इस बात को समझते हुए वान बताता कि मेरे भाई तो आर्मर लिजर्ड को हराने का क्रेडिट मेरे बड़े भाई को दोगे। इस बात से एस्पार्टा पूरी तरह से एग्री था। तभी वान अपने मन में कहा यह सच है कि मेरा भाई अपने नाम के साथ कई अचीवमेंट जोड़ना चाहता है इसलिए यह हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। फिर हम अगले दिन की तरफ आते हैं जहाँ पर वहाँ के लोग वान को बता रहे थे कि मर्चेंट इस तरफ आ रहे हैं। दूसरी तरफ वो दोनों मर्चेंट अपने सामने इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कह रहे थे अरे क्या ये सच में वही दूर दराज का विलेज है, हमने लगता है गलत रास्ता ले लिया। और अभी वो लोग वहाँ से जाने ही वाले थे तभी वान ऊपर से बताना शुरू करता है तो क्या तुम लोग मर्चेंट हो, मैं इस विलेज का लॉर्ड हूँ, वान नहीं फर्टियो। उसका नाम जानने के बाद वो दोनों और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या ये मार्क्विस फर्टियो का चौथा बेटा है जिस बच्चे को वो सब जीनियस कह रहे थे वह इस विलेज का लॉर्ड है। उसी वक्त वान उनसे पूछ रहा था अगर तुमको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं तुम्हारा नाम और तुम्हारी कंपनी का नाम जान सकता हूँ। जिस बात का जवाब देते हुए वो बंदा कहा कि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बैल हूँ और मेरे
साथ जो आदमी है वह मेरा छोटा भाई रेंगो है। जो सब सुनने के बाद वान काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहता है चलो अंदर आ जाओ, हमारे विलेज में तुम्हारा स्वागत है। फिर यहाँ सीन कट होकर उसी कमरे की तरफ आ गया था जहाँ पर आर्मर लिजार्ड की खाल, हड्डियां, नाखून सब कुछ रखा गया था। और वो दोनों अपने सामने इस मंजर को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होने के साथ बताते हैं कि तुमने इतने सारे आर्मर लिजार्ड को हरा दिया, साथ ही साथ इस छोटे से विलेज ने इतने स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्टर को हरा दिया जिससे एडवेंचरर भी डरते हैं। जबकि वान उनसे कह रहा था क्या तुम ये सब हमसे खरीदोगे। ये सुनने के बाद बैल तुरंत तैयार होते हुए कहा मैं कुछ और बंदों को लेकर आता हूँ, क्या तुम लगभग 1 महीने तक इंतजार कर सकते हो ताकि हम ये सब ट्रांसपोर्ट कर सके। जिसके जवाब पर वान बोला ठीक है, लेकिन मीट ज्यादा देर के लिए ठीक नहीं रहेगा, इसलिए तुम थोड़ा फ्री में ले जा सकते हो। अब ये सुनकर वो दोनों और भी ज्यादा खुश हो चुके थे। जबकि वान बताना शुरू करता है बदले में हमारे पास कुछ अच्छे क्वालिटी के वेपन भी है, क्या तुम उन्हें देखना चाहोगे। अब ये सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान होने के साथ पूछता है क्या इस विलेज में ब्लैक स्मिथ भी है। बाहर की तरफ हम काफी सारे एक्स, सोड और टैगर को देख पाते हैं जिनको वो दोनों देखते हुए कह रहे थे ये काफी बढ़िया है, हम इनके लिए भी तुम्हारी बताई हुई कीमत को देने के लिए तैयार हैं। जो सुनने के बाद वान उनका शुक्रिया अदा करने के साथ बोलता है कि क्या मैं तुमसे हमारे वेपन को प्रमोट करने के लिए भी कह सकता हूँ। अब ये सुनकर रैंगो कुछ ढंग से बता नहीं पा रहा था। जो सब समझने के साथ वान अपने मन में कहने लगा मुझे शक है कि ये दोनों भाई उन पर मोनोपोली करने के बारे में सोच रहे थे, तुम दोनों ना समझो। फिर वो उन दोनों को बताता कि अगर एक ही रास्ते पर ट्रैवल करने वाले मर्चेंट वेपन बेचना शुरू कर दे तो सबको पता चल जाएगा कि वेपन इसी विलेज में बने हैं। तो सबसे अच्छा होगा कि तुम उन्हें प्रमोट करने से पहले ज्यादा प्रॉफिट कमाने के तरीके के बारे में सोच लो ताकि सेल्स काफी तेजी से बढ़े। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस विलेज में तुम एक शॉप खोल लो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहते हैं कि एक शॉप जिसे हम दोनों चलाएंगे, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सुनकर वान उन्हें मना कर देता है, जिसे सुनने के साथ वो दोनों उसका शुक्रिया अदा करने लगे। जबकि वान बता रहा था अच्छा अब सब तय हो गया है तो चलिए तुम्हारी दुकान को बनाना शुरू करते हैं। इसके कुछ देर बाद हम उनकी दुकान का सीन देखते हैं जो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। साथ ही साथ उन दोनों की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। साथ ही वो बताते हैं मैंने अभी अभी तुमको बताया कि मैं सोच रहा था कि मेरी शॉप कैसे दिखेगी, पर तुमने बना भी दी। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों लड़कियों को देख पाते हैं जो वान के विलेज के बाहर की तरफ खड़ी थी। यहाँ तक कि पैनामेरा का कहना है मुझे ये पसंद नहीं है, अगर उसके जीनियस होने की रूमर सच है तो मैं खुद पता लगाऊंगी। दूसरी तरफ वान अपना काम करते हुए कह रहा था क्या तुम 10,000 लोगों के रहने के लिए टाउन का प्लान बना रहे हो। जिस बात पर एग्री करते हुए स्पाडा बताता है कि हाँ अगर हम फ्यूचर के डेवलपमेंट के बारे में सोचे तो मेरा मानना है कि हमें एक ऐसा फोर्ट्रेस टाउन बनाना चाहिए जिसमें 10,000 लोग रह सकें। पर वान उससे पूछता है क्या हम सीधे 1,000 से शुरू नहीं कर सकते। जिस बात पर स्पाडा मना करते हुए कहना शुरू करता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस विलेज के डेवलपमेंट में मौजूदा रफ्तार को देखते हुए 10,000 भी थोड़ा कम है। जैसे जैसे हम इस जमीन को डेवलप करेंगे तो हमें विलेज की रखवाली करने और उसकी सुविधाओं को मैनेज करने के लिए भी बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। इस बात का जवाब देते हुए वान बताता है क्योंकि ये बात तुम कह रहे हो तो मुझे लगता है कि मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर स्पाडा कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि तुम किस तरह का फोर्ट्रेस टाउन बनाना चाहती हो। और स्क्वायर फोर्ट्रेस वाले टाउन सबसे कॉमन डिजाइन होते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए वान बताता है कि हाँ मैं असल में एक स्टार शेप का फोर्ट्रेस टाउन बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अटैकर्स को मेन फोर्ट्रेस के पास पहुँचने के लिए नुकीले हिस्सों पर कब्जा करने में समय बिताना होगा। अगर वे उन्हें नजरअंदाज करके सीधे दीवार की तरफ जाते हैं तो उन पर 3 अलग अलग तरफ से हमला किया जाएगा। उसी वक्त वहाँ पर एक बंदा आते के साथ कह रहा था लॉर्ड वान ये काफी ज्यादा जरूरी है, नेबरिंग फर्डिनेटो काउंटी में से एक मैसेंजर यहाँ पर आया है। फिर हम अगले सीन की तरफ आते हैं जहाँ पर वान खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं वान नई फेटिया हूँ, मुझे इस विलेज का लॉर्ड अपॉइंट किया गया है। जिसके जवाब पर पैनामेरा का कहना है मेरा नाम पैनामेरा केरेरा केएन है, मैं हाल ही में नाइट की पोजीशन से ऊपर उठकर विस्काउंट बनी हूँ। अगर आप लोगों को विस्काउंट का मतलब नहीं पता तो ये नोबिलिटी के टाइटल के 4th प्लेस पर आता है और ये पोजीशन सिर्फ लेडीज के लिए होती है। यहाँ तक कि आर्टे बताना शुरू करती है मैं काउंट फर्डिनेटो के सबसे छोटे बेटी हूँ, आर्टे ऑन फर्डिनेटो। मैं अपने डैड के कहने पर सम्मान देने आई हूँ, मुझे उम्मीद है कि हम अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे। मुझे लगता है कि मैंने पहले जो उसका नाम लिया था वो शायद गलत ले लिया था। इस पे वान बताने लगा था मुझे उम्मीद है कि हम ऐसा ही करेंगे और मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम इस मामूली से विलेज में इतना लंबा ट्रेवल करके आई, तो अब प्लीज बैठ जाओ। जिसके बाद पैनामेरा बताना शुरू करती है जितना मैं समझ सकती हूँ तुम लेडी आर्टिस्ट से थोड़ा छोटा दिखती हो, लेकिन तुम काफी शांत हो। लॉर्ड वान तुमको क्या लगता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। जिस बात का जवाब देते हुए वान बताता है कि अंदाजे से अपने एनिमी के हालात का जायजा लेने के लिए और मुझे अपनी साइड में करने के लिए। अब ये सुनकर पैनामेरा जोर जोर से हंसने के साथ कहे कि तुम कमाल के हो लॉर्ड वान, तुम सिर्फ 8 साल के हो और तुमने पहले ही पता लगा लिया कि तुम्हारी थ्योरी सही है। तुमको उसकी काउंटी यानेलेटा किंगडम के बीच की जमीन सौंपी गई है, इसलिए काउंटी फर्डिनेटो तुमसे सावधान रहता है। उसे डर है कि तुम मार्क्वेस फर्टियो की गलत एम्बिशन को आगे बढ़ा सकते हो। इसके अलावा एक ऐसे बच्चे को जिसे जीनियस कहा जा रहा था उसे यहाँ भेजना ये बताता है कि तुम एलिमेंटल मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी ऐसी इरिटेटिंग
शॉकिंग बातों को सुनकर वान खुद को शांत रखते हुए कहता है कि अगर मैं ये बात छिपा भी लेता हूँ तो भी ये बात आखिरकार सामने आ ही जाती, इसलिए तुमको भी बता देता हूँ कि तुम सही कह रही हो, मुझ में एलिमेंटल मैजिक की कोई काबिलियत नहीं है। हालांकि काउंटे की दूसरी चिंता बेकार है, साथ ही साथ मुझे मेरे डैड ने बस देश निकाला दिया है। जिसके जवाब पर पैनामेरा बता दे कि ये सरासर झूठ है, तुमने 100 लोगों के एक दूर दराज के विलेज को देखते ही देखते एक फोर्ट्रेस में बदल दिया, एक पुरानी बिल्डिंग की जगह नई बिल्डिंग बना दी। सबसे कम अंदाजे के मुताबिक भी इस दूर दराज के विलेज को नई मिलिट्री आउटपोस्ट में बदलने के लिए तुम्हारे साथ 5000 आदमी भेजे गए थे, है ना? क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? उसकी बोलती बंद होने का तो पता नहीं, पर वान जोर जोर से हंस रहा था, जो देखकर वो काफी ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी। लेकिन वान जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था, मुझे बहुत अफसोस है, तुम जितनी ज्यादा सीरियस लग रही थी और हंसने के लिए माफ करना, पर प्लीज मुझे तुम्हारी गलतफहमी को दूर करने दो। मेरे डैड ने मुझे सिर्फ कमीशन और एक गाड़ी पर सामान लाने की इजाजत दी थी, मेरी फैमिली ने तो मुझे गुड बाय भी नहीं किया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्टे काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। जबकि पैनामेरा बताती है, तो फिर तुम अपने बटलर, अपने नाइट और अपनी मेड के बारे में कैसे बताओगे? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए डी बताना शुरू करता है, लॉर्ड वान के शोरमैनशिप का टैलेंट और बेहतरीन दरियादिली से लगता है कि उनका फ्यूचर काफी अच्छा है, इसलिए मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आया हूँ। मुझे नाइट टीम से वापस लौटने के ऑर्डर मिले थे, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। उनकी इस बात पर वान का कहना है, रुको, अगर तुम उन्हें इग्नोर करते रहोगे तो तुम्हें टीम से निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ एस्पार्टा कह रहा था, जैसा कि तुम देख सकती हो कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। जब मुझे पता चला कि लॉर्ड वान विलेज आ रहे हैं तो मुझे लगा कि यह रिटायर होने और उनके पीछे पीछे यहाँ आने का एक शानदार मौका है, और अब मैं बुढ़ापे में टाइम पास के तौर पर लॉर्ड वान को वह सब कुछ सिखा रहा हूँ जो मुझे पता है। जबकि टिल बताना शुरू करती है, भले ही लॉर्ड वान एक नेक इंसान है, लेकिन वह मेरे जैसे लो रैंक के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करते। साथ ही लॉर्ड वान दूसरों की परवाह सबसे ज्यादा करते हैं, इसलिए मैं हमेशा उनकी सेवा करना चाहती हूँ। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जबकि पैनामेरा बताते कि तो फिर इस विलेज की ट्रांसफॉर्मेशन को तुम कैसे समझाओगे? अब इसको समझाने के लिए वान उन दोनों को बाहर की तरफ ले आया था, जहाँ पर वो उनसे कहता है, ये एक अच्छी जगह होनी चाहिए, चलो अब मैं एक रैम्पार्ट बनाने जा रहा हूँ। जिसके बाद एस्पार्टा ने वहाँ पर अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करते हुए काफी बड़ी चट्टान क्रिएट कर दी थी। जो सब देखने के बाद पैनामेरा काफी ज्यादा हक्की बक्की होने के साथ कही कि तो तुम सच में एक टॉप क्लास एलिमेंटल मेज हो, फिर भी जब दीवार की माना खत्म हो जाएगी तो यह ढह जाएगा। उसी वक्त वान अपने प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक काफी बड़ी दीवार और एक काफी बड़ा गेट तैयार कर देता है। अब ये देखकर वो दोनों पहले से भी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जबकि आर्टी का कहना है, तुम्हारी मैजिकल एबिलिटी सच में है क्या लॉर्ड वान? उसकी इस बात पर वान उसे बता देता है कि मुझ में प्रोडक्शन मैजिक की काबिलियत है, सोसाइटी से सभी मैजिक में से सबसे बदकिस्मत मैजिक कहती है। अब ये सुनने के साथ आर्टी को अपने पास्ट की याद आने लगी थी, जहाँ पर वो एकदम अकेली, गुमसुम और उदास सी रहती थी। जबकि वान बता रहा था, जिस पल मेरे डैड को यह पता चला कि मेरे पास प्रोडक्शन मैजिक है, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए उन्हें मेरी पावर के बारे में नहीं पता। उसकी इस बात पर पैनामेरा बता दे कि वह बेवकूफ सच में कितने पागल है, उन्होंने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया। वे लोग तुम्हारी पावर से अपना इफेक्ट काफी ज्यादा बढ़ा सकते थे। पर ठीक है, अब बहुत हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैं समझती हूँ, और मुझे असल में तुम्हें लेडी आर्टे से मैरिज प्रपोजल देने के लिए कहा गया था। ये बात सुनकर वान अपने मन में कहा, तो इसलिए लेडी आर्टे यहाँ एक मैसेंजर बनकर आई है, और वो क्या कहना चाहते हैं, मेरी बेटी को ले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वो उनसे कहता है कि मेरा प्लान इस फोर्ट्रेस टाउन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेवलप करने का है, लेकिन मैं किसी से झगड़ा नहीं चाहता। जब तक काउंट यह समझते हैं मेरे लिए इतना ही काफी है, और मैरिज की जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो मैं लेडी आर्टी की सगाई के खिलाफ था। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए पैनामेरा कहती है कि इतनी कम एज में तुमको एक दूर दराज का विलेज का लॉर्ड बनाया गया, चाहे तुम टैलेंटेड हो या नहीं, इस बात की बहुत कम पॉसिबिलिटीज थी कि लेडी आर्टे को यहाँ खुशी मिलती। इस बात पे एग्री करते हुए वान का कहना है, हाँ तुम सही कह रही हो, और उसे सोसाइटी से निकाला जा सकता है, या बिना पैसे और सम्मान के किसी दूर दराज के टाउन में रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है, या वह और विलेज डाकू या मोस्टर के हाथों खत्म हो सकती है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर पैनामेरा कहती कि इसलिए मैं लेडी आर्टे की सगाई रोकने के इरादे से यहाँ पर आई थी, लेकिन मेरी फीलिंग बदल गई है लॉर्ड वान, अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। साथ ही साथ तुम में एक बच्चे से ज्यादा फोर्साइट है और लोगों को अपने पीछे एकजुट करने की पावर है, यहाँ तक कि बदकिस्मती से पलटने की नॉलेज और विल पावर है, और एक मेज के तौर पर जबरदस्त पावर भी है। अगर एज का फासला ना होता तो मैं खुद तुमसे शादी करना चाहती। ये बात सुनकर वान काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कह रहा था, वो मेरी तारीफ कर रही है, कितना अच्छा लग रहा है। तभी पैनामेरा ने कहा, अब बस यही बचा है कि तुम दोनों इस बारे में क्या सोचते हो। लेडी आर्टे तुम क्या सोचती हो? मुझे नहीं लगता कि तुमको इससे बेहतर लड़का कहीं मिलेगा। इस बात पर लेडी आर्टे शर्माते हुए कह रही थी, मुझे लगता है कि लॉर्ड वान एक अच्छे इंसान है, लेकिन मुझे अभी उस सब के बारे में नहीं पता। जिसका जवाब देते हुए वान बताता है, खैर मैंने भी अभी तक शादी के बारे में नहीं सोचा है, ये एक जरूरी फैसला है, इसलिए हम इस पर आराम से सोचेंगे। दूसरी तरफ पैनामेरा का कहना है, हम आज रात यहीं रुकेंगे, इसलिए तुम्हारे पास इस बारे में सोचने के लिए पूरा दिन है। उसकी रुकने वाली बात को सुनकर वान काफी ज्यादा हैरान हो गया था। जबकि पैनामेरा हंसने के साथ बताती कि आखिरकार मुझे तुम्हें
तुम्हारी एज के हिसाब से बर्ताव करते हुए देखने को मिला। जब से हम यहाँ आए हैं तुमने मुझे सिर्फ अपने मेच्योर साइड ही दिखाई है। क्या कहती हो लेडी आर्टे, अगर तुम आज रात रुकना चाहती हो तो लॉर्ड वान के मैंसन में रुक सकती हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्टे काफी ज्यादा बलस करते हुए कहती कि बिल्कुल नहीं, मैं किसी लड़के के साथ एक ही कमरे में नहीं रुकना चाहती। अब ये सुनकर पैना मेरा जोर जोर से हंसने के साथ कह रही थी, लेडी आर्टे और मैं एक कमरा शेयर कर सकते हैं। लॉर्ड वान, क्या तुम्हारे पास कोई खाली कमरा है जिसमें हम रह सके? इस बात के लिए वान एकदम तैयार हो चुका था, पर उसके पास कमरा तो नहीं है, लेकिन वो एक कमरा जरूर तैयार कर सकता है। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर उनके डिनर की तरफ आ गया था, जहाँ पर वान उनसे कह रहा था, लेडी आर्टे क्या आपको अपना खाना पसंद आया? फिर हम और चीजें लाना शुरू करेंगे। वैसे लेडी आर्टे आपको किस चीज में इंटरेस्ट है? जिस पर लेडी आर्टे बताती कि मुझे प्यारी प्यारी चीजें पसंद है। इस पे वान बता रहा था, प्यारी प्यारी चीजें काफी अच्छी होती है ना, पर तुमको कौन कौन सी प्यारी चीजें पसंद है? जिस पर आर्टे का कहना है, मुझे फ्लावर और डॉल पसंद है। जो सुनने के बाद वान बोलता है कि डॉल है ना, मैंने कभी डॉल नहीं देखी, क्या तुम मुझे कभी डॉल दिखाओगी? इस बात का जवाब देते हुए आर्टे बताती है, मेरे पास गैरेज में कुछ डॉल्स हैं, इसलिए मैं तुमको कल दिखा सकती हूँ। जो सुनकर वान काफी ज्यादा खुश होने के साथ उसका शुक्रिया अदा करता है। उसकी स्माइल को देखकर स्टेला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। फिर यहाँ से रात के बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर पैना मेरा कह रही थी, तो ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे सोने के लिए जाना चाहिए, तो कल मिलते हैं। उसके जाने के बाद आर्टे काफी ज्यादा प्लस करने के साथ वान को बताना शुरू करती है, आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैंने सोचा कि मेरी एंगेज हो रही है तो मैं काफी नर्वस थी, लेकिन तुम काफी अच्छे इंसान हो लॉर्ड वान, ये काफी बड़ी राहत की बात है। फिर वो उसको गुड नाइट कहने के बाद वहाँ से भाग जाती है। उसको यूँ भागते देखकर वान कह रहा था, अच्छा तो मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि मैंने कोई बुरा इफेक्ट नहीं डाला है ना। अगले दिन एस्पार्टा वान को बता रहा होता है, ये देखते हुए कि काउंट ने लेडी आर्टे को मैरिज प्रपोजल के साथ हमारे पास भेजा, तो शायद वह भी कोई एलिमेंटल मेज नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान कहता है कि उसके लिए यह कहना काफी ज्यादा मुश्किल था कि उसे भी मेरी तरह घर से निकाला जा रहा है। खैर अभी के लिए मुझे लेडी आर्टे की इच्छाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर वह घर वापस नहीं जाना चाहती तो वह इस विलेज में रह सकती है, साथ ही एंगेज हो या ना हो, और अगर वह जाना चाहती है तो वह जा सकती है। फिर यहाँ सीन कट होकर उन्हीं दोनों की तरफ आ गया था, जहाँ पर पैनामेरा पूछती है, क्या तुमने उससे सब कुछ कबूल कर लिया? पर इसके लिए आर्टे काफी ज्यादा प्लस करने के साथ मना कर देती है। जो सुनते हुए पैनामेरा सीरियस होने के साथ कही, मैं कल वापस जाने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन क्या हम कुछ और दिन यहाँ पर रुक सकते हैं? जिसके लिए आर्टे भी तैयार हो जाती है। इसके बाद वो दोनों सोने के लिए जा चुके थे, पर आर्टे कह रही थी, हो सकता है कि कल जब मैं लॉर्ड वान से मिलूं तो उनसे बात शुरू करने की कोशिश करूं। पता है पहली बार मुझे सुबह उठने का इंतजार है। जो कहते ही वो सो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज प्यारा सा लाइक करके और 40 कमेंट जरूर कर देना। इससे मेरे को जल्दी एपिसोड लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।